हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोरिंग मैट्रिक्स। सो लेट्स बिगिन। स्कोरिंग मैट्रिक्स को हम तब यूज करते हैं जब कोई एक सीक्वेंस हो और उसमें एक रेसिड्यू दूसरे रेसिड्यू से रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में ये जो जी है इसकी जगह पर सी आ रहा है। तो सी ने क्या किया, इस सीक्वेंस में जी को रिप्लेस किया या सब्स्टिट्यूट किया। तो सी का जी को रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करने का क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी बनता है इस सीक्वेंस में, उसको मैं फाइंड आउट करूंगी स्कोरिंग मैट्रिक्स की मदद से। ठीक है, तो स्कोरिंग मैट्रिक्स को हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो चलो ये देखते हैं कि दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में हम बोलते हैं, हम वो स्कोर कैलकुलेट करते हैं जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे से रिप्लेस हो रहा है या दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जैसे कि ए की जगह पर जी का आना या फिर टी की जगह सी का आना, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पैप और ब्लॉसम का देखते हैं, जिसको हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंड आता है स्कोरिंग मैट्रिक्स। स्कोरिंग मैट्रिक्स एक ब्रॉड या जनरल टर्म है जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन स्कोर तो आता है, यानी ये वाला स्कोर तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम गैप पेनल्टी, मिसमैच और मैच के स्कोर को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या हो गया है, ब्रॉड टर्म हो गया, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स इज द पार्ट ऑफ स्कोरिंग मैट्रिक्स, राइट। जिसकी वजह से हम स्कोरिंग सिस्टम में या स्कोरिंग मैट्रिक्स को हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये जो स्लाइटली डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम स्कोर निकालेंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के लिए। तो देखा ये गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, इसका स्कोरिंग करना कंपेयर टू अमीनो एसिड सीक्वेंस इजी और सिंपलर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उसमें 4 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और जबकि अमीनो एसिड में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का स्कोर करना कंपेयर टू अमीनो एसिड सीक्वेंस का स्कोर करना सर सिंपल होता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि अगर मैचेस है तो आपको हाई स्कोर मिलेगा और पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई दो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है जिसमें कि ये है, ठीक है, और दूसरा ये रहा दूसरा सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला और दूसरा सीक्वेंस है, तो आप देखोगे कि ए जो है यहाँ वाले ए से मैच हो रहा है। ठीक है, पहले सीक्वेंस और दूसरे सीक्वेंस का ये वाला पोजीशन पे जो ए है वो मैच हो रहा है, यहाँ पर भी ये मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सी है और यहाँ पर जी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैच नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, मिस मैच हो गया। तो जब मैच होगा तो आपको हाई स्कोर और पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, लेकिन अगर मिस मैच होता है जैसे कि इस वाले केस में है, तब आपको लो स्कोर या नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास 4 बेसिस होते हैं, ठीक है, 4 बेसिस कौन कौन से, ए टी जी सी, इन चारों के चारों बेसिस का म्यूटेशन होने की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। इक्वल है मतलब कि इस टी की जगह पर जी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, ये एक अजम्पशन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम दो तरह की म्यूटेशन पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है कि प्यूरिन के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है और पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब कि ए को रिप्लेस करेगा जी, या फिर जी को रिप्लेस कर सकता है ए। क्यों, ए और जी जो है दोनों ही प्यूरिन है। और पिरिमिडिन की बात करूं तो सी को रिप्लेस करेगा टी, या फिर टी रिप्लेस होगा सी से, ये दोनों पिरिमिडिन है। लेकिन ट्रांसवर्जन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में क्या है कि यहाँ पर प्यूरिन रिप्लेस हो जाता है पिरिमिडिन से, और पिरिमिडिन रिप्लेस हो जाता है प्यूरिन से। इसका मतलब ये है कि ए को सी रिप्लेस कर सकता है और ए टी से भी रिप्लेस हो सकता है। सिमिलरली जी को रिप्लेस करने वाला जो है वो सी भी हो सकता है, और जी जो है ए से भी रिप्लेस हो सकता है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सी जो है वो ए से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पर एक प्यूरिन है, एक पिरिमिडिन है। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है, सॉरी, इस तरह का जो म्यूटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। ठीक है,
तो देखा ये गया है कि जो हमारा ट्रांजिशन म्यूटेशन होता है वो ज्यादा कॉमन होता है और ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाता है कंपेयर टू ट्रांसवर्जन। तो इसलिए ये कहना एकदम सही नहीं होगा कि चारों के चारों बेसिस का म्यूटेशन करने का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, क्योंकि ये जो टी है, ये टी क्या है, एक पिरिमिडीन है। तो इस पिरिमिडीन को रिप्लेस करने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा सी के पास होता है अगर मैं जी और ए से कंपेयर करूं, क्योंकि टी जो है प्यूरिन है, पिरिमिडीन है सॉरी, तो ये पिरिमिडीन से ही रिप्लेस होगा। तो जी और ए ये ऐसा बहुत रेयर है कि जी और ए आके टी को रिप्लेस कर दे। सी के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है कि यहाँ पर टी जो है सी के साथ रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये तो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में स्कोरिंग हो गई। ठीक है, जब हम अमीनो एसिड सीक्वेंस की स्कोरिंग की बात करते हैं, तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस की स्कोरिंग जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि अमीनो एसिड 20 होते हैं और न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 4 ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं और सभी अमीनो एसिड का फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ अमीनो एसिड साइज में, चार्ज में, पोलैरिटी में डिफरेंस होता है इन सभी में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कुछ अमीनो एसिड आपके बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिक अमीनो एसिड में क्या क्या आ जाते हैं, हिस्टिडीन आ जाता है, आर्जिनिन और लाइसिन आ जाता है। अगर हम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की बात करें, तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में आपके चले आ जाते हैं मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन और ल्यूसिन। ठीक है, अब अगर मैं एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करूं, तो इसके एग्जांपल में आ जाएंगे फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ठीक है, तो कहने का पर्पस मेरा ये है कि ये सभी के सभी अमीनो एसिड क्या है, अपने साइज पर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पोलैरिटी और चार्ज के बेसिस पे डिफरेंस शो कर रहे हैं। जैसे बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, एरोमेटिक भी नॉन पोलर होते हैं और इनका साइज में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कहने का पर्पस ये है कि अगर मेरे पास दो सीक्वेंस है, ठीक है, मेरे पास एक ये सीक्वेंस है और दूसरी ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बना लेती हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल हम सीक्वेंस बना लेते हैं, जैसे कि ए जी बी, ये सारे क्या है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब एक सीक्वेंस ये हो गया अमीनो एसिड का, दूसरा सीक्वेंस ये हो गया अमीनो एसिड का। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में ये जो है मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैचिंग हो रही है। बट यहाँ पर क्या है, हिस्टिडीन और उसकी जगह आ गया आर्जिनिन। ठीक है, तो ये क्या है, हिस्टिडीन आपका पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है और आर्जिनिन भी आपका पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अगर हिस्टिडीन को आर्जिनिन रिप्लेस कर रहा है तो भी ये जो प्रोटीन है इसका जो फंक्शन है वो मोर और लेस सेम ही रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। लेकिन अगर हिस्टिडीन को रिप्लेस करने वाला अमीनो एसिड यहाँ पर आर्जिनिन की जगह पर, यहाँ पे अगर मैं मिथेनिन कर दूं, तो मिथेनिन क्या हो जाएगा, नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रोटीन का फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड किस अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, तो देखिए जब भी मैं स्कोरिंग की बात करूंगी तो हम अमीनो एसिड की स्कोरिंग या फिर हम न्यूक्लियोटाइड की स्कोरिंग के लिए स्कोरिंग मैट्रिक्स में या सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में हम दो बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, पाम और ब्लॉसम का। ये बहुत कॉमन तरीके से पढ़े जाते हैं और यही वो एरिया है जहां पर क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट था हमारा, इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन ऑफ सर्टेन सब्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो नेचर में बहुत हाई नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ अमीनो एसिड या फिर कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन वाले अमीनो एसिड कॉमन है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कोई अमीनो एसिड है, ऐसा कोई प्रोटीन है जिसमें ए को हमेशा टी आके रिप्लेस कर रहा है। तो ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे करके कोई मान लीजिए कि 10 प्रोटीन है, इस 10 प्रोटीन में सबका सीक्वेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि 10 में से 8 प्रोटीन में जहां पर ए है वहां पर टी आके उसको रिप्लेस कर रहा है और बाकी जगह पर ए जो है वो जी से रिप्लेस हो रहा है या फिर ए जो है सी से रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला अमीनो एसिड है
वो यहाँ पर ज्यादा है। तो क्या होता है, ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड बोलते हैं कि ये जो है कंजर्व्ड सीक्वेंस है कि ए को जनरली टी आके रिप्लेस कर देता है किसी एक प्रोटीन की सीक्वेंस पर। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। अब हमारे जो दो इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन स्कोरिंग मैट्रिक्स, एक है पाम और दूसरा है हमारा ब्लॉसम। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि पाम क्या होता है। पाम का मतलब होता है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन मैट्रिक्स। इस पाम को जो है डेवलप किया गया था मार्गरेट डे हॉफ ने 1970 में, और ये जो मॉडल है ये इवोल्यूशनरी मॉडल पे बेस्ड है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम इवोल्यूशनरी कंसेप्ट को यूज करके ये देखते हैं कि एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड में चेंज होने का लाइक्लीहुड क्या है। ठीक है, कि मान लीजिए एडेनिन को सॉरी जो आपका एलेनिन है उसको रिप्लेस करने वाला अगर अमीनो एसिड मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड या फिर हिस्टिडीन है। ठीक है, तो ये इसका कितना चांसेस या कितना पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है, वो हम पाम में देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं क्या बोलती हूँ, मैं पाम को जो है अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाम 1, तो इस पाम 1 का मतलब होता है कि 1% चेंज होना अमीनो एसिड का। मान लीजिए मेरे पास ये एक पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस है और ये प्रोटीन में 100 अमीनो एसिड है। तो 100 अमीनो एसिड में से कोई एक अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो गया। अगर यहाँ पे एडेनिन था तो इस एडेनिन की जगह सॉरी एलेनिन था, अमीनो एसिड अगर एलेनिन था तो इस एलेनिन की जगह पर हिस्टिडीन आ गया। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड चेंज हुआ तो इसको इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि पाम 1 है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि पाम 1 है यानी कि 1% चेंज हुआ, यानी अगर 100 अमीनो एसिड की सीक्वेंस है तो एक अमीनो एसिड चेंज हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाम 5, इसका मतलब कि 5% चेंज हुआ। तो अगर आप 100 अमीनो एसिड के प्रोटीन को ले रहे हो तो यहाँ पे 5 अमीनो एसिड चेंज हो गए। तो इस तरीके से पाम की वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो 1 है ये क्या है, आपका परसेंटेज में बता रहा है कि कितने अमीनो एसिड आपके चेंज हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं 1% लिखती हूँ इसका मतलब कि 1% म्यूटेशन हो रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक अमीनो एसिड को दूसरा अमीनो एसिड रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे आप पाम की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे आप क्या देख रहे हो कि म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, किन्हीं दो सीक्वेंस में म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है कि एक सीक्वेंस में ऐसा था, ठीक है, एक सीक्वेंस में यहाँ पर ए था, एक सीक्वेंस हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस सीक्वेंस में यहाँ पर ए था, तो ये सीक्वेंस 1 है, ये सीक्वेंस 2 है, और दूसरी सीक्वेंस में ए की जगह पर हिस्टिडीन आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों सीक्वेंस में एक अमीनो एसिड का डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगी कि ये पाम 1 है। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी। तो जैसे जैसे मैं पाम की वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ, जैसे जैसे पाम का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें म्यूटेशन रेट ज्यादा है, यानी कि इन दोनों सीक्वेंस में म्यूटेशन ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं इस वाली सीक्वेंस को बोलूं कि ये 1% म्यूटेशन बता रही है, इसका मतलब कि सेकेंड वाले सीक्वेंस फर्स्ट वाले सीक्वेंस से 1% डाइवर्जेंट है, 1% अलग है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पाम का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे म्यूटेशन रेट बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा उतना ज्यादा सीक्वेंस जो है इस दूर होती जाएंगी एक दूसरे से। तो जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ा तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी कि दूर होते जाएंगी, उनमें डिफरेंसेस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पाम का नंबर ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब कि वो ज्यादा डाइवर्जेंट सीक्वेंस दिखा रही है। जैसे मान लीजिए ए सीक्वेंस जो है ये है, ठीक है, दूसरी सीक्वेंस में मैं पाम का वैल्यू बता देती हूँ 250, इसका मतलब इतना ज्यादा म्यूटेशन है, इतने ज्यादा अमीनो एसिड जो है इसमें चेंज हुए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 1000 अमीनो एसिड का सीक्वेंस था उसमें पाम 250 है, इसका मतलब 250 इतने सारे अमीनो एसिड जो चेंज हुए हैं। तो अब इन दोनों सीक्वेंस में कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो क्या हुआ कि ये वाली सीक्वेंस इससे और भी ज्यादा दूर होती गई, ज्यादा डिफरेंसेस आने लग गए। ठीक है, तो अब अगर मैं एक वैल्यू आपको ये देती हूँ कि मान लीजिए एक वैल्यू है पाम 30, दूसरी वैल्यू हमारे पास पाम 250। तो पाम 250 का मतलब है कि प्रोटीन और सीक्वेंस में ज्यादा डिस्टेंस आ जाना, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, ज्यादा डाइवर्ज होती जा रही है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन रेट बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो पहली सीक्वेंस से बहुत ज्यादा
डिफरेंस शो कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाम 30 की बात करूं इन कंपैरिजन टू पाम 250, तो पाम 30 जो है वो क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स या सीक्वेंसेस को बताएगी। मतलब कहने का पर्पस ये है कि जब ये पाम की वैल्यू बढ़ रही है तो म्यूटेशन रेट ज्यादा हो रहा है, और म्यूटेशन रेट ज्यादा होने की वजह से वो डाइवर्ज होती जा रही है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है और वो डाइवर्जेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से और अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास पाम की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर पाम की वैल्यू 0 है इसका मतलब इसमें म्यूटेशन रेट भी 0 है, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या हुआ है 100%। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो सीक्वेंस है, ठीक है, और इस सीक्वेंस का ये जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से और ये वाली सीक्वेंस है, ठीक है, दो सीक्वेंस आपको दी गई है इस तरीके से, आपके पास दो सीक्वेंस है और दोनों सीक्वेंस एग्जैक्ट सेम है, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है अमीनो एसिड का, तो ये दोनों की दोनों सीक्वेंस क्या हो गई एकदम 100% सिमिलर हो गई, यानी इनमें सीक्वेंस आइडेंटिटी कितनी है 100% हो गई। लेकिन अगर मैंने पाम वन बोल दिया इसका मतलब म्यूटेशन रेट 1% है, तो यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कोई अमीनो एसिड है, जैसे मान लीजिए इस सिस्टीन की जगह पर यहाँ पर हिस्टिडीन आ जाता है, तो एक ये सीक्वेंस है, ठीक है, और दूसरी सीक्वेंस में सिस्टीन की जगह हिस्टिडीन आ जाता है, तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड में म्यूटेशन हुआ, एक अमीनो एसिड चेंज हुआ, तो यानी कि यहाँ पे म्यूटेशन रेट 1% हो गया, तो 1% म्यूटेशन रेट हुआ तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी कितनी बची 99%। सिमिलर तरीके से अगर मैं पाम की वैल्यू को 30 बताती हूँ तो इसका मतलब कि म्यूटेशन रेट इसमें 25% हुआ है, और अगर 25% म्यूटेशन हुआ है तो सीक्वेंस में सिमिलैरिटी कितनी बची 75% बची। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पाम का नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वैसे म्यूटेशन रेट आप देखोगे बढ़ रहा है, ये 1 था 25 था 50 आ गया, और जैसे जैसे म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है तो सीक्वेंस सिमिलरिटी कम होती जा रही है, जैसे यहाँ पर 100 थी फिर 99 75 और यहाँ पर 50 हो गई, तो क्या हो गया म्यूटेशन रेट इंक्रीज होने की वजह से सीक्वेंस सिमिलरिटी डिक्रीज हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन में केस है और वो है 110, ये एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं पाम 110 लिखूंगी तो इसका मतलब कि इसमें म्यूटेशन रेट 40% है और 40% म्यूटेशन रेट है, जबकि यहाँ पर पाम की वैल्यू बढ़ने से म्यूटेशन रेट भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी 50 से कम आ रहा है, तो ये क्या हो गया एक्सेप्शन हो गया। 40% का अगर म्यूटेशन रेट है तो यहाँ पे सीक्वेंस सिमिलरिटी जो है 60% देखने को मिल रही है, जबकि सीक्वेंस सिमिलरिटी यहाँ पे 50% से कम होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला जो है एक एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर 200 और 250 का केस देखोगे तो ये सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे कि हमने ऊपर बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से पाम को हम देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बताऊं तो पाम का नंबर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इनमें म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है, पाम की वैल्यू का बढ़ना इसका मतलब म्यूटेशन का इंक्रीज होना, और म्यूटेशन इंक्रीज हो रहा है यानी कि डाइवर्जेंट इंक्रीज होना, और जो क्लोजनेस है या जो सिमिलैरिटी है वो क्या हो जा रही है डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम पाम को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लॉसम, तो चलो ब्लॉसम की बात कर लेते हैं। तो ब्लॉसम का मतलब होता है ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक, BLOSU और M, इससे बना है आपका ब्लॉसम। ब्लॉसम को डेवलप किया गया था हेनिकॉफ और हेनिकॉफ के द्वारा। ब्लॉसम मैट्रिक्स में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो ब्लॉक्स में प्रेजेंट है, यानी कोई भी आपका लोकल अलाइनमेंट देख लो, उसका जो सीक्वेंस है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक्स में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हायर नंबर होता है ब्लॉसम का वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सीक्वेंस जो है क्लोजली रिलेटेड है, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंट है या एग्जैक्ट अपोजिट है पाम से। अगर मैं पाम की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज करती जाती हूँ, ठीक है, पाम 1 20 30
इस तरीके से अगर मैं पाम की वैल्यू को बढ़ाती हूँ तो इसका मतलब कि ये जो है ज्यादा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और इनके बीच में सिमिलरिटी कम है। लेकिन ब्लॉक जो है वो पाम से एकदम उल्टा है, क्योंकि इसका हायर नंबर ये बताता है कि वो जो सीक्वेंस है वो क्लोजली रिलेटेड है। अगर मतलब यहाँ पे कोई ये दो सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2, और इसमें अगर मैं ब्लॉसम का वैल्यू जो है वो ज्यादा बता रही हूँ, हाई वैल्यू बता रही हूँ, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं। और ब्लॉसम को हम देखते हैं कि कंजर्व्ड रीजन जिसमें कि कोई भी गैप्स प्रेजेंट ना हो। तो अगर ब्लॉसम का नंबर कम हो जाता है, अगर ब्लॉसम 45 है और तो 45 जो है कंपेयर टू 80 कम है, तो ये बताता है कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये जो दो गिवन सीक्वेंस है, इसमें अगर मैं बोल दूं कि जो ब्लॉसम की वैल्यू है वो 45 है जो कि कंपेयर टू 80 कम है, तो ये बोलेगा कि ये जो सीक्वेंसेस है दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इनके बीच में डिफरेंसेस ज्यादा है, यानी इनके बीच में म्यूटेशन भी ज्यादा है। लेकिन अगर ब्लॉसम का नंबर जो है हाई हुआ, तो हाई नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सीक्वेंस है वो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस है, इनके बीच में सिमिलरिटी ज्यादा प्रेजेंट है, और सिमिलरिटी ज्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब म्यूटेशन रेट कम है। तो यहाँ पर पाम और ब्लॉसम जो है दो अलग अलग तरीके से आपको सीक्वेंस के म्यूटेशन और उनके सिमिलरिटी और डाइवर्जेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ब्लॉसम 80 की बात करूं तो ब्लॉसम 80 क्या है, नंबर ज्यादा है, इसका मतलब ये क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लॉसम 45 जो है इसमें 45 कम नंबर है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो सीक्वेंस होंगी वो एक दूसरे से काफी डिफरेंस शो करेंगी, अलग अलग होंगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और आपको याद रखना है ब्लॉसम 62 ये एक डिफॉल्ट मैट्रिक्स है जिसको हम ब्लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉसम और पाम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब इनकी एक समरी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक साइड पे पाम लिख दूं और दूसरी साइड पे मैं आपको ब्लॉसम बता दूं, ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि पाम की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, मैंने पाम 1 लिखा, फिर मैंने पाम 2 किया, पाम 30 किया, 80, 110, 200 एंड 250, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है पाम की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे पाम की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डाइवर्जेंट बढ़ेगा, ये चीज हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि डिफरेंस इंक्रीज होता है जा रहा है, वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पे डिफरेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। और ये किस तरह का डिफरेंस है, इवोल्यूशनरी डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि पाम जो है एक इवोल्यूशनरी मॉडल पर काम करता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी कि ये इवोल्यूशनरी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो है यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ब्लॉसम की बात करें और मैं यहाँ पे ब्लॉसम की वैल्यू को बढ़ा दूं कि जैसे 50, 60, 62, 80, इस तरीके से अगर मैं ब्लॉसम की वैल्यू को बढ़ाती हूँ तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सीक्वेंस होंगी वो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी कि इनके बीच में जो सिमिलरिटी है वो बढ़ती जा रही है। सिमिलरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर पाम की वैल्यू ज्यादा है और ब्लॉसम की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस को। लेकिन अगर पाम की वैल्यू डिक्रीज हो जाए और ब्लॉसम की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो इस केस में हमें देखने को मिलता है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं वो क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रही आपका समरी या फिर मास्टर स्लाइड जहां पर पाम और ब्लॉसम का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, और यही इंपॉर्टेंट चीज है जो जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब दोनों को जरा कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक तरफ पाम रखा और दूसरी तरफ ब्लॉसम। तो पाम जो होता है वो एक्सेप्टेड पॉइंट म्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लॉसम में हम ऑब्जर्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन इन ब्लॉक्स। पाम ग्लोबल अलाइनमेंट में वर्क करता है और ब्लॉसम को हम लोकल अलाइनमेंट में देखते हैं। इवोल्यूशनरी मॉडर्न पाम का जो है वो ये होता है, पाम का मतलब हम पाम की स्टडी जो है इवोल्यूशनरी मॉडल के थ्रू करते हैं, लेकिन ब्लॉसम में हम इवोल्यूशनरी मॉडल का कोई भी डायरेक्ट डेटा को यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्टडी का जो हमारा पॉइंट हो गया वो हो गया इवोल्यूशनरी स्टडी, बट ब्लॉसम में हम डाटाबेस सर्च और ब्लास्ट की तरफ मूव करते हैं।
तो अगर मैंने पाम की वैल्यू को ज्यादा रखा, यानी पाम जो है ज्यादा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब वो सीक्वेंस ज्यादा डाइवर्जेंट है। और ब्लॉसम में हाई नंबर का होने का मतलब है कि वहां पे सिमिलरिटी रेट कितनी ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ से जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, ये एक PYQ है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स जो अलाइन करेगा क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को। तो अगर आपको ये बताना है कि ये जो दो सीक्वेंसेस हैं वो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, तो उस केस में पाम और ब्लॉसम की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आपको क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को पता करना है, तो आपका जो पाम का वैल्यू है वो कम होना चाहिए और ब्लॉसम का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। यही तो हमने पढ़ा कि अगर ब्लॉसम ज्यादा होगा तो वो क्लोजनेस या रिलेटेड सीक्वेंस, सिमिलरिटी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और पाम का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो वो डाइवर्जेंट को बताएगा, म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा है ये चीज बताएगा। तो आपको क्योंकि क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को देखना है तो आपको इस पैरामीटर पे उतरना पड़ेगा। तो आप देखिए पाम की वैल्यू हमें कम देखनी है और ब्लॉसम की ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए पाम कितना ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पे पाम की वैल्यू 40 है और ब्लॉसम 80 है, मतलब ब्लॉसम की वैल्यू ज्यादा है और पाम की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगेन पाम की वैल्यू बढ़ गई और ब्लॉसम की वैल्यू कम हो गई। तो ये जो क्राइटेरिया है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है फिट हो रहा है कि पाम की वैल्यू कम है और ब्लॉसम की वैल्यू ज्यादा है अगर दोनों को कंपेयर करके देखते हो। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कंसेप्ट को डील किया कि स्कोरिंग मैट्रिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्या है, पाम और ब्लॉसम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा और आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पर अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कंसेप्ट के साथ, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।